स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. हमने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर. जैसे कि आपको रिकॉल कर दूं, रिमाइंड कर दूं कि हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप ये जो सेक्शन है वो स्टार्ट कर दिया था. दो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप हमने कर लिया था, दैट इज टूवर्ड्स ओनर एंड दूसरा टूवर्ड्स इन्वेस्टर. आज जो हमें करना है वो करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय. तो अभी इसमें क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात बोली हुई है उन्होंने कि एम्प्लॉय जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट असेट ऑफ द कंपनी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग है जो हमारे लिए काम करते हैं. तो क्या हमारी इनके तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो यस, जैसे हम ओनर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जैसे इन्वेस्टर के टूवर्ड्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, वैसे ही एम्प्लॉय जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑफ द कंपनी कहलाते हैं उनके टूवर्ड्स भी हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए. तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस इनके टूवर्ड्स हम रखते हैं. सबसे पहला जो है वो है जॉब सिक्योरिटी. अब इसका मतलब क्या है जॉब सिक्योरिटी? मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे एम्प्लॉइज जो है वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना योगदान कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो इनको एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जॉब सिक्योरिटी मतलब सिंपल सी बात क्या होती है कि जब ये हमारे पास आए तो ऐसा ना हो कि हम इनको कभी भी निकाल सके, कभी भी हम बोले कि अब हमको काम नहीं है, कल आना या एक महीने के बाद आना, ऐसा नहीं रहता है. एक जॉब सिक्योरिटी नामक एक चीज रहती है. जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब में कैसा रहता है कि एक बार हमने उनको बोला है कि आप ऑन पेरोल आ चुके हो तो वो जिंदगी भर के लिए ऑन पेरोल रहते ही रहे. जिंदगी भर मतलब कि जब तक उनका रिटायरमेंट ना हो. तो ऐसी जॉब सिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है वो एम्प्लॉय को अच्छी लगती है, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास एक सिक्योरिटी होती है कि मेरी कल को जॉब नहीं जाएगी, मैं सेफ हूं, मतलब कि मैं फाइनेंशियल नीड अपने फैमिली का कंप्लीट कर सकता हूं. तो ऐसी जो जॉब सिक्योरिटी है किसी भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को देनी चाहिए. और उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है उनको मेंटल पीस मिलता है एंड एम्प्लॉय कैन वर्क विद द फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन. अगर उनको मेंटल पीस है ये जान के कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी है तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे, और इसके वजह से जो उनका मोरल है, जो उनका लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा बढ़ जाएगा और वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे काम को करने के लिए. आप ही देखो ना यार, अगर मैंने आपको जॉब पे रखा और बोला नहीं कल से हम पता नहीं है कि हम आपको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बट आज काम करके जाओ, तो आप क्या इतने मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए, इतने लॉयल रहोगे काम करने के लिए? नहीं. तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा नहीं है और एम्प्लॉय का भी फायदा नहीं है, और हमेशा एम्प्लॉय क्या रहेगा, डिससैटिस्फाई रहेगा और उसको कभी भी मेंटल पीस नहीं मिल पाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फेयर रेम्युनरेशन. फेयर रेम्युनरेशन की बात अगर मैं करूं तो सीधा सीधा है कि आप जिस भी एम्प्लॉय को रख रहे हो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके स्किल, एक्सपर्टीज, उसके सारे क्वालिटीज के हिसाब से आप उनको रेम्युनरेट करो. ये नहीं कि उसको जरूरत है, वो बेचारा है, उसके पास जॉब नहीं है, तो उसके पास अच्छी खासी डिग्री होके भी आपने उसको उतना रेम्युनरेट नहीं किया जितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए. ठीक है, तो आप उन्हें फेयर रेम्युनरेशन दो जितना मार्केट में दिया जा रहा है. फ्रेशर को, एक्सपीरियंस को, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी जो सारी स्किल्स है उसको ध्यान में रखते हुए उनको सैलरी देना चाहिए, और टाइम टू टाइम अगर हो सके तो उनको इंसेंटिव, बोनस वगैरह ये सारी चीजें जो आपने एट द टाइम ऑफ उनको जब रखा था तब प्रॉमिस किया था वो भी टाइम टू टाइम आपने देना चाहिए. तो बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉय. अदर इंसेंटिव लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंस शुड बी गिवन टू देम. रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क. तो उन्होंने बोला है कि जो भी रेम्युनरेशन आप फिक्स कर रहे हो, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी या आप उसको वेजेस भी बोल सकते हो, तो जो भी आप फिक्स कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए. हाई लेवल के लिए हाई सैलरी, लो लेवल के लिए थोड़ा लो सैलरी, बट अकॉर्डिंग टू देयर
nature of work. Suitable wages plan provide increment and revision of wages is also essential. आपको पता है हमारे कंट्री में टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन आते रहते हैं, तो हर साल आपने उनको इंक्रीमेंट देना चाहिए, उनको वेजेस में रिवीजन करना चाहिए। कहने का मतलब है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, चाहे उसका प्रमोशन हुआ हो या ना हुआ हो, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हर चीज के रेट बढ़ते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, एम्प्लॉइज के सैलरी में इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी होनी चाहिए एंड रिवीजन ऑफ वेजेस होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड वन, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर। देखो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी रहती है जहां पे हेल्थ हजार्डस चीजें बनती है, जैसे कि क्रैकर्स हो गए या कुछ ऐसे चीजें जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हो, और हो सकता है कि जो लेबरर्स है, वर्कर्स हैं, उनके लंग्स में जाके वो नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपने प्रॉपर उनको गैस देना चाहिए, मास्क देना चाहिए, हेलमेट देना चाहिए अगर वो कुछ आयरन वर्क कर रहे हैं तो, ताकि उनके हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, और उनके सेफ्टी का प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा मतलब आप पे भी इंपैक्ट पड़ेगा एज अ बिजनेसमैन, और उनके लाइफ पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ओवरऑल एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी की जो जिम्मेदारी रहती है वो बिजनेस की रहती है। आपने प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए काम करते वक्त, प्रॉपर उनका चेकअप करवाना चाहिए कि टाइम टू टाइम कि क्या उनके हेल्थ पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा। ये होता है बहुत सारी कंपनीज में, कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं जिससे कि ऐसा साबित होता है कि ये ह्यूमन बीइंग के लंग्स में जा सकते हैं, तो हर महीने जो डॉक्टर है वो आता है, एम्प्लॉइज वर्कर्स का हेल्थ चेकअप करके जाता है। सो बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द एम्प्लॉय। कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू वर्कर। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी done to prevent accident and to control pollution. Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmet, goggle, mask should be provided to concerned employee. तो जो भी जैसा काम कर रहा है उसको उस हिसाब से जो सेफ्टी गियर्स है वो प्रोवाइड करना चाहिए टाइम रहते, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना के बराबर हो कंपनी में। ओके, नाउ फोर्थ वन इज गुड वर्किंग कंडीशन। जो भी वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए, एरिया जो है फुल वेंटिलेटेड होना चाहिए, फुल लाइटिंग होना चाहिए। अंधेरे में काम करने से कैसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या उनके आंखों पे इंपैक्ट पड़ता है, तो प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, क्लीन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, ताकि खुद भी मतलब एम्प्लॉय को भी मजा आए काम करने में उधर। सो द एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड विद गुड वर्किंग कंडीशन, एडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर, वाटर pollution and sound pollution. So there should be a proper lunch break and rest pauses in between. तो लंच ब्रेक देना चाहिए आपने, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ फिफ्थ वन इज टूवर्ड्स एम्प्लॉय, जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर देखा था कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन एम्प्लॉय भी कम नहीं है, एम्प्लॉय के पास भी अपना राइट है। पहले कुछ सालों पहले क्या होता था, एम्प्लॉय को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था बिकॉज उनके पास और कोई सोर्स नहीं रहता था कमाने के लिए, तो वो बेचारे जैसे काम करते रहते थे। आज वो हालात नहीं है, आज उनके पास बहुत सारे वेरियस राइट्स है अंडर वेरियस लॉ, तो उनके पास सबसे बड़ा जो राइट है वो है ट्रेड यूनियन में जुड़ने का। ट्रेड यूनियन एक ऐसी संस्था होती है जो वर्कर्स की होती है और जो वर्कर्स के लिए काम करती है। ये इकट्ठा होके, ये एकजुट होके चाहे तो कोई बिजनेस के ऊपर ढावा बोल सकते हैं, है ना, कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, आपका काम नहीं करेंगे बिकॉज आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया अपने एम्प्लॉय के टूवर्ड्स या अपने लेबर्स के टूवर्ड्स। तो आज इतना इजी नहीं है वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेट करना या उनके साथ पार्शियलिटी करना या उनको कोई जो आपने प्रॉमिस किया था बोनस ना देना या उनको कॉम्पनसेशन ना देना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बिजनेस की कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन में जुड़ना हर एक एम्प्लॉय का हक होता है ना। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। एंड सबसे पहली बात, जो एम्प्लॉयर है, मैनेजमेंट है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए कि हम मैनेजर है तो मैनेजर के साइड, तुम एम्प्लॉय हो तो तुम एम्प्लॉय के साइड। इनफैक्ट ये सोचना चाहिए
कि हम दोनों ग्रुप ने एक साथ कैसे काम करना चाहिए। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था प्रिंसिपल, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा था तब मैंने आपको हार्मनी वाला कंसेप्ट पढ़ाया था कि मैनेजमेंट शुड वर्क इन दी हार्मनी ऑफ दी विद हार्मनी विद वर्कर्स। ठीक है, मतलब कि साथ में मिलजुल के ही काम किया जा सकता है। अगर आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलोगे तो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाओगे। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स बाय होल्डिंग टॉक एंड नेगोशिएशन विद सच यूनियन। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक एंड लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ दी पार्टी। तो मैनेजमेंट ने ये सारी सिचुएशन जो है वो कम से कम करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, यही सारी चीजें बोली हुई है। नाउ 6th वन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब कि टाइम टू टाइम जैसे इंप्लॉइज आए हैं हमारे पास, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कोई फ्रेशर आया है, कोई कुछ सीख के आया है, कोई कुछ ट्रेनिंग लेके आया है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और पॉलिश होनी चाहिए और उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो थ्रू सेमिनार्स हो, थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स हो, तो उनको टाइम टू टाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये आज तो हमारे बिजनेस के लिए काम कर ही रहे हैं, प्लस ये आगे किधर भी जाए तो इनके पास सारी वो कैपेबिलिटी हो ताकि जैसे वो हमारे बिजनेस में उन्होंने काम किया वैसे वो दूसरे बिजनेस में भी काम करें। तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉय। गाइडेंस एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। तो मतलब कैसा ट्रेनिंग चाहिए, कैसा डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए, वो नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड टू कीप एम्प्लॉइज अपडेटेड ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। देखो मतलब कि आजकल मार्केट में तो आपको पता है बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में एम्प्लॉइज को पता होनी चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉइज ही हमारे बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। तो ओवरऑल हमारे लिए भी फायदा है क्योंकि ट्रेन्ड एम्प्लॉय कभी भी अनट्रेन्ड एम्प्लॉय से ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है और जो भी ऑपरेशनल लेवल के प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं और फ्यूचर में ये एम्प्लॉय को भी फायदा होने वाला है, करियर ऑप्शन मिलेगा उसको और सारे बेनिफिट अदर ऑर्गेनाइजेशन में मिलने के चांस है। तो ओवरऑल उसका भी मोटिवेशन लेवल, उसका भी जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है आपके बिजनेस में काम करके वो एट अ हायर लेवल रहेगा अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम एजुकेट एंड ट्रेन करोगे तो। नाउ 7th वन इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये भी हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप वर्कर्स एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे, उनको सजेशन देने का मौका दोगे कि एक्चुअली उनको क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली काम कैसे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मेरे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हो, है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, व्हाट यू रिक्वायर, अगर मैं आपसे ये बहुत अच्छी तरह से पूछूं तो ऑफ कोर्स जब भी आप काम करोगे फ्यूचर में तो आप मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आपके ही सजेस्टेड मतलब सजेस्टेड आइडिया से मैंने ये काम चालू किया है। तो आप बोलोगे यार मैम ने एटलीस्ट हमारी सुनी तो हमने ही काम करना चाहिए क्योंकि हमने ही ऐसा बोला था। तो वैसे ही वर्कर्स का रहता है कि ऐसा नहीं सिर्फ मैनेजमेंट ने अपना डिसीजन थोप देना चाहिए वर्कर्स पे, इनफैक्ट मैनेजमेंट ने जब भी डिसीजन लेना चाहिए तो वो इन कंसल्टेशन विद वर्कर होना चाहिए। और देखो सजेशन स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी इनकरेज बाय द मैनेजमेंट, इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो उनको अपनापन फील करवाने के लिए आप उनका पार्टिसिपेशन जरूर ले सकते हो। नाउ 8th वन इज प्रमोशन एंड करियर ऑप्शन। तो मैंने आपको ये चीज तो इसी में अभी पढ़ाई थी, प्रमोशन एंड करियर ऑप्शन, कि जितना ज्यादा आप उन्हें सिखाओगे,
जितना ज्यादा एजुकेट करोगे तो उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपकी ही बिजनेस में प्रमोट होने का, क्योंकि जब स्किल्स बढ़ती हैं तो प्रमोशन करियर ऑप्शन बढ़ता है। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फॉर प्रमोशन। या आप करंट एम्प्लॉय से ही बात करो कि अगर आपने ऐसा ऐसा किया, इस तरह से काम किया तो आप प्रमोट हो सकते हो। तो कभी भी जो ऐसा नहीं है अनट्रेंड एम्प्लॉय है तो आप उसे अनट्रेंड की तरह ही जिंदगी भर काम करो, उसे बताओ कि आप ऐसा ऐसा स्किल अगर एक्वायर करते हो तो फ्यूचर में आपके पास ये करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन के चांसेस है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज के बीच में अवेयरनेस फैलेगी और दे विल मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट्स, कि वो बोलेंगे यार चलो ये इंफॉर्मेशन हमको बताया जा रहा है, मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम प्रमोट हो, हम प्रॉपर क्वालिफिकेशन ले, हम प्रॉपर एजुकेशन ले या ट्रेनिंग ले। तो ये सारे से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी एंड एम्प्लॉय का भी। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर। ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉपर कंप्लेंट प्रोसीजर। देखो ऐसा बहुत बार होता है कि एम्प्लॉइज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है कोई मैनेजर किसी सबऑर्डिनेट को तंग कर रहा हो, काम ठीक से नहीं हो पा रहा हो, मिसमैनेजमेंट हो रहा हो। तो बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम होती है, जिससे कि क्या होता है फिर मन नहीं करता काम करने का। तो अगर आप उसी टीम में अगर आप प्रॉपर ग्रीवेंसेस मतलब एक प्रॉपर सिस्टम रखते हो कि आप आओ हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर करो, अगर होता है तो हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होता है कि ये जल्दी जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्विकली सॉल्व हो जाती है और एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवेंसेस। तो अगर बहुत सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट मैनेजर का तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और नेसेसरी एक्शन भी लिया जा सकता है बाय ऑर्गेनाइजेशन। नाउ 10th पॉइंट अगर आप देखोगे तो एज सच कुछ अलग नहीं है, उन्होंने मिसलेनियस करके पॉइंट दिया हुआ है जो कि सेम है। फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब सारे एम्प्लॉयज को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए मैनेजर ने, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए स्पेशल स्किल ऑफ दी। जैसे कि किसी के पास होता है ना पेंटिंग का स्किल हो गया, मतलब इट इज नॉट अबाउट कि आपके पास वो स्किल है जो कंपनी को रिक्वायर्ड है, इट इज अबाउट कि कभी कभार देखो वेरियस इवेंट्स होते हैं जहां पे डांस होता है, जहां पे सिंगिंग होता है, तो ऐसे स्किल को आप रिकॉग्नाइज करो, अप्रेज करो, गिफ्ट दो उनको, कुछ टोकन दो उनको, तो उससे क्या होते हैं एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं। देन इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से आप जाओगे हर एक एम्प्लॉय के पास तो अच्छे से एम्प्लॉय भी समझेंगे। एंड फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड रिकॉग्नाइज गोल। करियर ऑप्शन जैसा ही पॉइंट है ये। रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल राइट ऑफ द एम्प्लॉय। हर एक का अपना अपना रिलीजियस होता है, अपना अपना थिंकिंग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो उनको कंसीडर करो। ये नहीं कि कोई बीजेपी को फॉलो कर रहा है तो हाँ बीजेपी को हम भी फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं तो नहीं तू तो देशद्रोही है, ऐसा वाला विचार नहीं होना चाहिए। हर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना उनका हक है कंट्री में, तो उनका चाहे कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल राइट हो, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए एम्प्लॉय का कंपनी में, और वो उनका राइट है ना। अलाउइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल ग्रुप तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्रिएट हो जाता है, बट इनफॉर्मल ग्रुप भी क्रिएट करने के लिए उनको अलाउ करना चाहिए। मतलब फ्रेंडशिप उनको ऐसा नहीं है कि आप इस टीम के बंदे हो तो इसी टीम के साथ आप फ्रेंडशिप रखो, उस टीम के साथ आप फ्रेंडशिप मत रखो, तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। आपने कैसे भी इनफॉर्मल ग्रुप जिसके साथ कंपैटिबिलिटी हो रही है उसके साथ आपने उनको इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट करने के लिए देना चाहिए, बिकॉज वो उनका राइट है कि वो किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। यस, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। आई होप आपको समझ में आ रही हो। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय। नाउ डिफरेंट सेक्शन दैट इज कंज्यूमर।
अभी कंज्यूमर कौन होते हैं तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की अब इस स्टेज पे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कंज्यूमर जनरली मार्केट के किंग माने जाते हैं। अगर आप इनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब कि आप फेल्ड बिजनेस हो, तो देखो कंज्यूमर आर द अल्टीमेटर मेकर ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब कि वो आपकी कंपनी को गिरा सकते हैं या तो उठा सकते हो। तो उनके नीड को समझना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सर्वाइवल है, आपका जो सारी चीजें हैं वो किस पे डिपेंड करने वाली है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस एंड सपोर्ट पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है। तो और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। सो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखो जब भी आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो यस कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसमें क्वालिटी रहनी चाहिए। आप डिग्रेडेड, सब स्टैंडर्ड, इंफीरियर प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हो। आपने उसमें अच्छा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो कंज्यूमर जो है एक बार तो प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा टेस्ट करके या यूज करके, तो वो ऑफकोर्स दोबारा आपके पास नहीं आएगा और यू विल लूज द कस्टमर लॉयल्टी। मतलब जो लॉयल्टी थी उसकी आपके टूवर्ड्स, वो आप खो बैठोगे। तो एक बार आप शॉर्ट टर्म में मार्केट में टिक सकते हो कंज्यूमर, मतलब अगर कंज्यूमर को चोट पहुंचा के, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको टिकना है तो आपको इनको तो सेटिस्फाई रखना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। तो शुड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। ISO इज द लेटेस्ट ट्रेंड टूवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ISO मार्क आते हैं। एक्चुअली ISO मार्क ना ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे पाए जाते हैं, जिससे कि वो साबित करते हैं कि यस ये प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट इजिली टूटेगा नहीं, इजिली इसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। जैसे मोस्टली ये हेलमेट्स वगैरह पे दिया जाता है कि मतलब कि ये ISO मार्क मतलब कि अच्छा हेलमेट है, अच्छे क्वालिटी का है। सो आजकल ये ISO मार्क प्रोडक्ट मतलब अगर आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपने ISO मार्क वाली ही प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में, है ना। हेलमेट खरीद रहे हो और आप कुछ भी कोई भी हेलमेट विदाउट ISO मार्क खरीदोगे तो आपका भी नुकसान है, मतलब आपको फ्यूचर में चोट लग सकती है। तो आप एज अ कंज्यूमर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो उन्होंने तो प्रोवाइड करना ही चाहिए, वो तो बिजनेसमैन है, कुछ भी आपको देंगे, लेकिन आपको भी तो आपके जान की फिक्र है ना। तो ये कहने का मतलब था। वैसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड वन इज फेयर प्राइजेस। देखो जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, चलो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, बट ये नहीं कि आप कोई भी प्राइस चार्ज करोगे। अगर आपके प्रोडक्ट अनरीजनेबल प्राइस चार्ज करता हो तो वो मार्केट में कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। और अगर खरीद भी लिया और उनको पता चला अरे दूसरा प्रोडक्ट तो इतने ही प्राइस का था, आपने उनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्बिडेंट प्राइस चार्ज कर दी, तो वो एक बार चीट हो सकते हैं, दोबारा चीट नहीं होंगे। तो प्रॉपर MRP देख के आपने गुड्स खरीदना चाहिए। और फेयर प्राइजेस क्या होते हैं? अगर आप फेयर प्राइजेस चार्ज करोगे तो जो टेम्पररी कस्टमर था वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हो और जितना उसका कॉस्ट है उतना ही आप उनसे चार्ज कर रहे हो, है ना। सो MRP वो दर्शाता है कि जिससे ऊपर कंज्यूमर ने पे नहीं करना चाहिए और ना ही सेलर ने उससे ऊपर डिमांड करना चाहिए। तो आपने फेयर प्राइसेस चार्ज करके कंज्यूमर के टूवर्ड्स आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। थर्ड वन इज कस्टमर सेफ्टी। देखो कस्टमर सेफ्टी एट अ प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। कस्टमर की जान, मतलब कस्टमर का हेल्थ, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो उनको कुछ नुकसान हुआ तो पूरे मार्केट में ये पता चलनी है कि ये प्रोडक्ट यूज करके उनको दिक्कत आई या उनके हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा या किसी की इलनेस हो गई या किसी की जान चली गई,
तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एज अ बिजनेस पर्सन जब आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो। और अगर हजार्डियस प्रोडक्ट है भी, जैसे सीक्रेट वगैरह ये मार्केट में मिलते हैं, है ना, सीक्रेट तो आपने उसके ऊपर जैसे देखा होगा उस पर पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि इसको पीने से, इसको स्मोक करने से आपके हेल्थ पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी पिक्चर के थ्रू, अब वो भी जान के अगर वो पी रहे हैं तो उसमें कस्टमर की गलती। बट आपने मोस्टली देखा होगा जो भी आज मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होती है, एमआरपी बोलो, वेट बोलो, क्या इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं उसमें, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, कहां पे प्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्शन टू यूज क्या है, मतलब A to Z सारी इंफॉर्मेशन लेबल पे दिया जाता है। तो ये किसको मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है? ऑफ कोर्स कस्टमर के सेफ्टी को रखते हुए। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है should not adversely affect the life and health of the customer, or unsafe product should not be marketed. Customers should be warned of any unsafe goods. Okay, now fourth one is ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो एडवर्टीजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब कि जो है वो है। अगर इससे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे आपने बहुत सारी दवाइयों में या बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ देखा होगा, इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन बिलो दिस एज, 13 ईयर एज, है ना, तो वो आपको बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर आप आप यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना है, इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। या आपने ऐसे भी वार्निंग इंफॉर्मेशन देखी होगी कि शुड बी कंज्यूम विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स, है ना, कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जब तक नहीं मिलता है इसको यूज करने का तब तक यूज ना करें। तो ये एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें आपको किस लिए दी जा रही है? आपको अवेयर रखने के लिए, ताकि आप एज अ कस्टमर चीटेड फील ना करो कि हमको तो बताया ही नहीं गया था। या तो आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, ये तो 100% देखी होगी, जहां पे वो बोलते हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा रहता है उनका बोलने का, है ना, कि पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड कंपनी, ये पूरे रिस्क वगैरह इसमें रहते हैं, ऐसा कुछ वो बहुत स्पीड में एंड बहुत छोटे छोटे अक्षरों में उन्होंने एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है और बहुत स्पीड में ये बोलते हैं। लेकिन वो स्पीड पकड़ना मतलब कि आप लोगों को समझ में आ जाता है वो क्या बोल रहे हैं, कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिस्क वगैरह एनालाइज करके ही आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट करो। अगर कुछ हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत भी है ना, तो वो आपने टाइम रहते कस्टमर को बताना चाहिए, चाहे साइड इफेक्ट हो, एडवांटेज हो, फीचर्स हो उसके, है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करना चाहिए। एंड मस्ट मेक श्योर दैट एडवर्टीजमेंट इज नॉट मिसलीडिंग, मतलब आप कोई एडवर्टीजमेंट कुछ और बता के ना करो, है ना। एंड मिसलीडिंग एंड वर्बल एडवर्टीजमेंट शुड बी अवॉइडेड। कंज्यूमर विल अप्रिशिएट ओनली ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट इन लॉन्ग रन। इनफैक्ट मैं आपको एक ट्रूथ बता दूं कि आजकल बहुत ऐसे कम एडवर्टीजमेंट है जो एक्चुअली ट्रूथ बताते हो प्रोडक्ट का। मोस्टली आजकल एडवर्टीजमेंट जो है वो रहता कुछ और है, प्रोडक्ट बताते कुछ और है प्रोडक्ट, है ना, मतलब कि ऐसे बताते हैं जैसे कि आप गोरे हो जाओगे उस मतलब कि बहुत सारे ऐसे फेयर एंड लवली जैसे प्रोडक्ट हमको बताया जाता है, जैसे आपकी झुर्रियां कम हो जाएंगी, आप काले से गोरे हो जाओगे। ऐसा कोई कर पाया है क्या? मतलब कि एडवर्टीजमेंट भी होना चाहिए तो उसका एक लेवल होना चाहिए, उसको बताने का भी एक वे होना चाहिए कि मतलब रहता कुछ और है, कभी कभार बताते कुछ और है ना, कि बोर्नवीटा का, कॉम्प्लेन का, यार तो एज अ कस्टमर आपने भी समझना चाहिए कि हमारे नेचुरल कलर को भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार हमारा नेचुरल कलर आ गया हमारे शक्ल पे, बॉडी पे, तो ये सारी चीजें जितनी कस्टमर की जिम्मेदारी है ना समझना, उतना बिजनेसमैन की भी जिम्मेदारी है कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट करो तो उस चीज एडवर्टीजमेंट से लोग मिसलीड ना हो। नाउ फिफ्थ वन इज आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसके बाद बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विसेज रहते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, या ये पूछना कि आप आर यू सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट, या बहुत सारे मतलब आपने देखे होंगे कि कोई प्रोडक्ट में तो
इंस्टॉलेशन के बाद भी 1-2 साल जो है सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इतना रिस्की वगैरह होता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस हेल्प इन एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जितना आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर के टूवर्ड्स कि अगर आपने वारंटी दिया है उनको, आपने गारंटी दिया है, तो आप उनके साथ उतने दिन तक बने रहो, उनको टाइम पे उनकी जो क्वेरीज है, उनके जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करो, जो भी उनको आफ्टर सेल में हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा, वो ब्रांड की लॉयल्टी, वो कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहेगी विद इन सोसाइटी। ओके, नाउ 6th वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखो, हर एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो ये नहीं कि हर एक प्रोडक्ट की लाइफ पूरी जिंदगी रहती है। कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट आता है, अच्छा खासा बिकता है, एंड धीरे धीरे फिर नए प्रोडक्ट मार्केट में आने लगते हैं, उससे भी बेटर क्वालिटी, उससे भी बेटर टेक की प्रोडक्ट आते हैं, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो कहने का मतलब है आपकी भी जिम्मेदारी है कस्टमर के टूवर्ड्स कि अगर आपका प्रोडक्ट पुराना हो गया है तो आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, या तो नया अच्छा प्रोडक्ट दो, या तो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ ऐसे चेंजेस लाओ ताकि वो अपग्रेडेड रहे और कस्टमर को भी अपना जो ब्रांड है वो चेंज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक बार ट्रस्ट बन गया है तो कस्टमर भी आपके पास ही दोबारा आएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेट टू इंप्रूव द क्वालिटी, है ना। एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया, ये अच्छा ही ऐसा नहीं होता है, आप उसकी और क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो बाय डूइंग R&D एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस मिनिमाइज द फाइनल प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। इट मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड सच एज BIS और एगमार्क ऑन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में नया नया इंट्रोड्यूस होता है, तब तो बहुत महंगा रहता है ना, मतलब कि प्राइस जनरली हाई रहती है, बट धीरे धीरे कंपनी ट्राई करती है कि इसमें हम ऐसा क्या चेंजेस ला सकते हैं जो क्वालिटी पे इंपैक्ट ना करे, बट इसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो कंपनी ने ये R&D करते ही रहना चाहिए ताकि कस्टमर को ज्यादा हाई प्राइजेस ना पे करना पड़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम कस्टमर से डील करें तो उनको रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। रेगुलर सप्लाई मतलब आपने कभी कभी देखा है मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके वजह से जो डिमांड है वो उतनी की उतनी है, तो होता क्या है, उसके वजह से जो उनके प्राइजेस है मार्केट में वो बढ़ जाते हैं। तो हाई प्राइजेस पे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और फिर उसकी एकदम से सप्लाई बंद कर रहे हो, तो क्या होता है कि कंज्यूमर बेचारे का लॉस हो जाता है। जैसे अभी अभी आपने टमाटर के केस में देखा था, कुछ सालों पहले आपने प्याज के केस में देखा था। हालांकि ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है या पर्टिकुलर पार्टी, किसी बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं थी, फार्मर्स की कोई गलती नहीं थी, बट ये गवर्नमेंट जो अपनी ओवरऑल गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के वजह से होता है ये सारी चीजें। तो मतलब ये चीज एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, बट ये टमाटर और प्याज का जो रेट फ्लक्चुएट हुआ था वो किसी बिजनेसमैन, पर्टिकुलर बिजनेसमैन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बोला है कि फॉर एग्जाम्पल इन अदर केस ऑफ गुड्स, जहां पे बिजनेसमैन के हाथ में है रेगुलर सप्लाई करना, तो उन्होंने जस्ट होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू उसको नहीं स्टॉप करना चाहिए, ताकि वो चाहते हो कि उनको प्राइजेस बढ़े हुए चाहिए, तो प्राइजेस बढ़ के उनको चाहिए, तो वो उस तरह से सप्लाई को रोक रहे हैं एंड फिर कस्टमर से ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी कस्टमर के साथ होना नहीं चाहिए। सो कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड by them. The commercial organization should not create artificial shortage of the good by hoarding and black marketing. ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में आता है कि रेगुलर सप्लाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि जिस एक्चुअली हाई प्राइसेस पे प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं जाने चाहिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाउ 8th वन इज अटेन कंप्लेंट्स। जैसे कि हमने एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना चाहिए टाइम टू टाइम, वैसे ही हमने जो कस्टमर की कंप्लेंट्स है वो भी टाइम टू टाइम हमने सॉल्व करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, और जितने जल्दी हो सके उनको रीएड्रेस करना चाहिए। रीएड्रेस मतलब उनका सोल्यूशन
लाना चाहिए। शुड बी इम्प्लीमेंटेड, सजेशन ऑफ कस्टमर शुड बी वेलकम। ठीक है, तो जो भी सजेशन कस्टमर दे रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी नए नए तरीके आ रहे हैं, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल से हमने देखना चाहिए। नाउ ट्रेनिंग मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, कि जैसे आपने देखा होगा जब आपके घर में वॉशिंग मशीन आया रहेगा या ओवन आया रहेगा, तो एक इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया रहेगा, उसने एक थोड़ी सी सेशन ली होगी कि इसको कैसे बंद किया जा सकता है, ताकि ये कभी कभार क्या होता है डेंजरस भी होता है। अगर आप गलती से कुछ करो तो उसका मोटर जल जाने की दिक्कत या वो ब्लास्ट हो सकता है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कस्टमर की, चाहे वो फ्री में या बाय चार्जिंग अ रीजनेबल फीस। आपको देखना है कि वो अगर बहुत कॉस्टली जा रहा है तो आप चार्ज कर सकते हो फीस, और अगर आप विदाउट चार्ज करना चाहते हो तो विदाउट चार्ज भी कर सकते हो। बट यस, कस्टमर की क्या इंपॉर्टेंट रहती है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट रहती है टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप सप्लाई कर रहे हो। देन 10th, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवरऑल लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट उन्होंने 10th दिया हुआ है कि ओवरऑल देखना चाहिए बिजनेसमैन ने कि उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि होर्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया। ये सारी चीजें कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ये बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए करते हैं, तो ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मतलब मार्केट में मोनोपोली की तरह ट्रेड करना। मोनोपोली मतलब सिंगल बायर, आपने इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम दोनों में पढ़ा हुआ है। सो सिंगल बायर की तरह, सिंगल बायर जैसे जियो ने किया था कुछ सालों पहले कि अपना फ्री में प्रोडक्ट दे रहे थे, ताकि जिससे क्या हुआ था, ओवरऑल जो मार्केट में कंपटीशन थे वो मिट गए थे, और फिर अभी कुछ सालों के बाद अभी अगर आप देखो तो उनके बहुत हाई रेट्स चल रहे हैं। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे कस्टमर का नुकसान होता है। तो ये सारे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा टुवर्ड्स कंज्यूमर, एंड आई होप आपको ये सारे समझ में आ गया हो। अगर कोई पॉइंट में दिक्कत है टू डू आस्क मी इन कमेंट, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं as soon as possible. Okay, so हम नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नमेंट के टूवर्ड्स एंड सोसाइटी के टूवर्ड्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर लेंगे। टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।